उसने कहा था ये दूसरा चैप्टर है आपका, ठीक है। और इसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से करेंगे। लेखक के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानने वाले हैं। उसने कहा था ये जो चैप्टर है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा आपका लिखा गया है, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। हम लोग एक एक पॉइंट को काफ़ी बेहतर तरीके से जानने वाले हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे बोलता हूं हमेशा बने रहो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा परिचय, और मतलब आपको ना लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, और वहां पर जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एक वीडियो क्लिक करोगे आज चैप्टर का सारा चीज़ निकल के आ जाएगा। और ऐप डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, लेखक थे। इनका जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, ठीक है मेरे भाई। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। निधन की बात करते हैं, मृत्यु कब हुआ था? 22 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान की अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश आपका राज्य है। यह जो जयपुर राजस्थान है ना, ये गांव की बात कर रहा है जयपुर, ठीक है। ये जिला है कांगड़ा, ये क्या है? जिला लिख रखा है। हिमाचल क्या होता है? राज्य होता है हिमाचल प्रदेश। तो चलो बातें क्लियर होगी। राज्य पूछेगा, गांव पूछेगा या जिला पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, तो आप आराम से बता पाओगे, ठीक है। पिता का नाम था पंडित शिवराम। पिताजी का क्या नाम था मेरे भाई? पंडित शिवराम पिताजी का नाम था। अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और रचनाएं के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि इनके द्वारा कितनी रचनाएं लिखी गई थी, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, रचनाएं के अंदर आती है कहानी। क्या आता है? कहानी आता है, जो इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी है। पहला है सुखमय जीवन। कब लिखा था? 1911 में। ध्यान से समझना मेरे भाई, याद रखते हुए चलना, ठीक है। बुध का कांटा 1911 में ही लिखा था। और उसने कहा था, जो आपका ये चैप्टर है ये कब लिखा गया था? 1915 में लिखा गया था। उसने कहा था किस ईस्वी में लिखा गया था? 1915 में लिख के प्रकाशित भी कर दिया गया था। तो जैसा सवाल पूछेगा उसके अनुसार आपको जवाब देना होगा। प्राचार्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, सामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कुछ मवेशी मोहिक उठाओ और पुराड़ी, है ना। कुछ मवेशी, ये छोड़ दो, इसको रब कर दो, ठीक है, वो नहीं है। और उसके बाद पुराड़ी, फिर हिंदी, फिर भारतवर्ष, फिर डिंगल, फिर संस्कृत की तीव्रपनी, देवनामा, प्रिय आदि प्रमुख निबंध इन्होंने लिखा था। लेकिन ये जो वर्ष वाला दे रखा है ना, साल बाई साल करके, ये 3 गो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो 2 लाइन तक आपको चीज़ें दिख रही है ना, यहाँ तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाती हैं, तो उस चीज़ को अच्छे से देख लेना। और एक यहाँ छोटा सा पॉइंट है मेरे भाई, अनेक अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ है, खोज की खाज, प्रकाशित, क्रियाहीन, हिंदी वैदिक भाषा में प्रक्षेपण आदि। देखो ये मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट लिखा क्योंकि ये बाद में चीज़ें हैं, है ना। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताता हूँ, फिर इधर से पूछता है एग्ज़ाम में, तो जिस तरह से पूछता है उस तरह से मैं आपके इंट्रोडक्शन को मैनेज करता हूँ। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, लेकिन ध्यान से सुनो, इतना ही परिचय था, ठीक है, इतना ही परिचय था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसने कहा था चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा, सब्सक्राइब कर लिया जा, ठीक है ना। एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि जो उसने कहा था आपका जो ये चैप्टर है मेरे भाई, इसमें मुख्य पात्र के अंदर कौन था? लहना सिंह था, ठीक है। और इसमें सूबेदारनी थी। ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक ना। सूबेदारनी थी, ये 2 लोग बहुत मुख्य पात्र के अंदर थे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से लिख दूं क्या? चलो देखो, ध्यान से देखो, एक कौन था? सूबेदारनी थी, ठीक है। अब इन लोगों की ना अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं पूरे चैप्टर में क्या बात करी गई है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है और लहना सिंह का नाम आता है, ठीक ना। किसका नाम आता है? लहना सिंह का नाम आता है। सबसे पहले हम लोग बाजार से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, जब आप बुक पढ़ोगे तब बाजार से स्टार्ट होगा, ठीक है।
एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की, ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। ध्यान से समझना, ये जो 8 वर्ष की लड़की होती है वो टांगों के नीचे आ जाती है, तो ये जो 12 वर्ष का लड़का है उसे टांगों तक से क्या करता है, खींच लेता है। जो टांगों नहीं होता है बैल वाला गड़िया लगा के चलता था पहले बोरा वोरा लोड करके, तो उससे नीचे आने से इस 8 साल की लड़की को जो लड़का है 12 वर्ष का, ये खींच कर बचा लेता है और उसे उसी पल उससे मोहब्बत हो जाती है, उससे उसी पल प्यार हो जाता है। और वो लड़का वहीं सवाल कर देता है लड़की से कि बता लड़की, तेरी कुर्बाई हो गई है? तेरी कुर्बाई हो गई है का मतलब होता है कि क्या तेरी सगाई हो गई है? और इस पे लड़की धैत कहकर चली जाती है। वो हमेशा कभी दुकान वाले के पास मिलते थे, कभी दूध वाले दुकान के पास मिलते थे, और वहीं पर बाजार में ये दोनों अक्सर मिला करते थे, और दोनों अपने मामा के घर रहते थे। अच्छे तरीके से चीज़ें समझना, ध्यान तरीके से। आई होप कि आपको ये जो लव स्टोरी है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो लड़कों लड़की की बातें हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है, ये लड़का फिर से एक बार अगले दिन सवाल करता है लड़की से कि बता लड़की, तेरी कुड़माई हो गई है? तो लड़की क्या बोलती है, हाँ मेरी कुड़माई हो गई है, और वह चली जाती है। इस बात को सुनकर लड़का बहुत उदास हो जाता है। और इस घटना के बाद जो होता है ना, इसके बाद जो लड़का है वो सैनिक में भर्ती हो जाता है। ठीक है, कहाँ भर्ती हो जाता है, अंग्रेज सैनिक में भर्ती ये लड़का हो जाता है। फिर उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है अच्छे वाली। ठीक ना, तो ये जो लहना सिंह है ये जब भर्ती लेता है तो वहाँ पर बोधा सिंह, वजीरा सिंह, है ना, ये सभी लोग, सूबेदार सिंह, सूबेदार के लड़का, ये सब एक आर्मी के ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पर ये लोग का दोस्ती उस्ती स्टार्ट होता है, वहीं पर रहने लगते हैं। तो इस तरह से कहानी थी। उसके बाद एक वार छिड़ जाता है, एक युद्ध छिड़ जाता है, और इन लोग को फ्रांस जाना पड़ता है लड़ने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तो वहीं पर ये जो सूबेदार है, ध्यान समझ आए, एक सूबेदार भी एक सैनिक में भर्ती है, लहना सिंह के साथ है। तो जब सूबेदार लहना सिंह को अपने घर बुलाता है, तो लहना सिंह जब जाता है तो सूबेदारनी पहचान लेती है लहना सिंह को कि तो वही लड़का है यार 12 वर्ष वाला जिसे मैं बाजार में मिला करती थी। और लहना सिंह भी पहचान लेता है ये तो वही लड़की है, और उस लड़की की शादी हो जाती है, किससे, सूबेदार से हुई होती है, इसलिए उसको सूबेदारनी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो वहीं उन लोगों की मुलाकात होती है, फिर वार में जाते हैं, जंग में जाते हैं। तो जो सूबेदारनी होती है ना, वो अपना आंचल पसार कर लहना सिंह से भिक्षा मांगती है, मतलब एक वादा मांगती है कि आप मेरे बेटे और मेरे पति, इन दोनों की प्राणों की रक्षा करना। ठीक है, फिर वो लोग युद्ध में चले जाते हैं। लहना सिंह की वीरता की कहानी बहुत गाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हैं। ठीक है, फिर इसी बीच में जब लहना सिंह युद्ध बीच में चल रहा था, जब ये लोग अपने खेमे में थे अपने ग्रुप के साथ, तो वहाँ पर एक नकली पलटन साहब बन के, एक मतलब दूसरी तरफ के सेना के एक आदमी सोचता है कि मैं पलटन साहब बन के जाऊँगा। इन लोग का हेड था, ये लोग देखे नहीं थे पलटन साहब को, तो वो सोचा कि मैं अगर पलटन साहब बन के जाऊंगा और 1-2 दिन घुल मिल कर रह लूँगा तो फिर बम से इस पूरे सैनिक को ख़त्म कर दूंगा, इन लोग के पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दूंगा। तो ये चला जाता है। लेकिन लहना सिंह बहुत ही चालाक इंसान था, बहुत ही चालाक, समझ रहे हो, क्लेवर इंसान था। वो पहचान लेता है और दबोच लेता है इनको। ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से पकड़ा जाता है। तो लहना सिंह की वीरता की कहानी बहुत गाई जाती है। उसके बाद फिर से लोग वार में जाते हैं, तो वहीं फिर वार छिड़ जाती है। तो लहना सिंह क्या करता है, ये सूबेदार और सूबेदार के बेटे, इन दोनों की प्राणों की रक्षा करते हुए अपने आप को मौत के घाट उतार लेता है, यानी कि अपने प्राणों की आहुति दे देता है। जब मर रहा होता है ना, तब सूबेदार और सूबेदार के बेटे को गाड़ी में बैठाकर भेज रहा होता है और बोलता है कि जाके सूबेदारनी से कहना कि मैंने उसके वादे की लाज रखी, उसने जो बोला था ना, सूबेदारनी ने जो बोला था ना, वो मैंने किया, और मरते मरते उन दोनों की प्राणों की रक्षा कर दी और खुद की आहुति दे दी। तो इस तरह से लहना सिंह की प्रेम कहानी था। लहना सिंह के पास जो बंदूक था ना, इसमें 77 नंबर का बंदूक था, क्योंकि लड़ने गया था। ठीक है,
तो वही सारी चीज़ें थी इस कहानी में। आई होप आपको मज़ा आया होगा। जब आप प्रश्न उत्तर करोगे, जब आप परिचय करोगे, जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे, सब चीज़ लाइन बाय लाइन कर लोगे, सारांश करोगे, तो आपको अनुमान लगेगा कि हाँ भाई काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। डिस्क्रिप्शन में हिंदी का लिंक होगा, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे बैक टू बैक, तो सब चीज़ें देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया होगा हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इसी तरह से मैं हर चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा। मुश्किलें बढ़ेंगी और हम लोग आसान बनाएंगे, हम लोग चलेंगे रास्ते में और मंजिल को प्राप्त करके आएंगे। ठीक है। और अभी हम लोग करने वाले हैं सारांश, जो कि आपके 5 नंबर में एग्जाम में पूछता है। तो एक एक पॉइंट को, एक छोटा से छोटा पॉइंट मैं किसी भी चैप्टर में नहीं छोड़ता हूं, आपको पता है। और आज सारांश करेंगे और आज 5 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हिंदी में 1 से लेकर 6 चैप्टर तक सारांश रट लेते हो तो कोई एगो लड़ जाएगा गद्य खंड में। उसी तरह से काव्य खंड में जब 1 से 6 चैप्टर तक लगातार रट लोगे तो कोई ना कोई एगो लड़ जाएगा। तो ज़्यादा रटना नहीं है, पूरा बुक है, 5 नंबर बन जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। इसलिए ना बोलता हूँ कि मैं हर वो चीज़ डिटेल में कराता हूँ। ठीक है मेरे भाई, क्या करता हूँ, हर चीज़ में डिटेल में कराता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, सारांश को देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि उसने कहा था क्या है। तो उसने कहा था एक अमर रचना है। क्या है, एक अमर रचना है। ठीक है, जिसकी शुरुआत अमृतसर वाले भीड़ बाजार से होती है। कहाँ से होती है, अमृतसर एक जगह है, बाजार है, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक ना, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। भीड़ बाजार से होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की से, मतलब लड़की के टांगों के नीचे आने से बचाता है। यानी एक 8 साल की लड़की होती है जो कि टांगों के नीचे जा रही होती है सड़क पे, तो 12 वर्ष का जो लड़का है ना वो उसे खींच कर बचाता है। ठीक है, कितने वर्ष का लड़का है, 12 वर्ष का, उसका नाम है लहना सिंह। और कितने वर्ष की लड़की है, 8 वर्ष की, जो कि आगे बन के सूबेदारनी बनती है, जिसका शादी सूबेदार से होता है, लहना से नहीं। ठीक है, चलो लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। यानी लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, कुड़माई का अर्थ होता है मेरे भाई सगाई। क्या होता है, कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। यानी लड़का लड़की से पूछता है, वो 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की, सोचो कितना कम आयु है। और वहीं पर वो सवाल करता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई रे लड़की। पर इस पर धत कहकर भाग जाती है। लेकिन जो लड़की होती है वो क्या कहती है, धत तेरी, तो धत कह के भाग जाती है। दोनों अक्सर बाजार में सब्जी वाले के पास तथा दूध वाले के पास मिलते थे। दोनों लड़का लड़की कहाँ मिलते थे, सब्जी वाले के पास और दूध वाले के पास बाजार में मिला करते थे। और लड़का बार बार एक ही सवाल करता था, तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई। लड़का बार बार पूछ रहा है, देख ले भाई लड़के की करतूत। कुछ समय बाद लड़का पुनः पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। फिर थोड़ा देर रुक के फिर सवाल कर लेता है लड़का लड़की से। वह लड़की कहती है, हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। यानी लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, मेरी सगाई हो गई है। उस बात को सुनकर लड़का बिल्कुल निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। इस घटना के बाद लड़का सेना में भर्ती होता है। किसमें, सेना में भर्ती होता है और अंग्रेज की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। कहाँ से, अंग्रेज की तरफ से कहाँ लड़ने जाता है, फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती रहती है। यानी ये सब इनके दोस्त बन जाते हैं, सूबेदार सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह। ठीक ना, बोधा सिंह बीमार होता है, बोधा सिंह बीमार हो जाता है तथा लहना सिंह उसका ख्याल रखता है। ये लहना सिंह वही 12 वर्ष वाला लड़का है जो कि आर्मी में भर्ती हो गया है। तो ये क्या करता है, ये उनकी ख्याल रखता है लहना सिंह। किसकी, बोधा सिंह की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना उम्मीद करता हूँ सुन के याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, एक बार सूबेदार लहना सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है, यानी सूबेदार जिससे लड़की की शादी हो गई है वो बुलाता है किसको, लहना सिंह को अपने घर पर। तो सूबेदारनी लहना को पहचान लेती है, वो जो लड़की होती है लहना को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है, हमारे पति बेटे को बचाना। अंततः लहना सिंह युद्ध में
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि लहना सिंह सूबेदार और सूबेदार के बेटे को बचाने के चक्कर में खुद शहीद हो जाता है, लेकिन उन दोनों को बचा देता है। ठीक है, और लास्ट में ये भी बोलता है कि जाके सूबेदारनी से बोलना कि मैंने उसके प्रतिज्ञा को, मैंने जो उसे वादा किया था उसका मैंने लाज रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारांश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हारना नहीं है भाई, ठीक है, हार नहीं माननी है। एक एक चैप्टर को निचोड़ देंगे हम लोग, छोड़ेंगे हम लोग? अरे नहीं छोड़ने वाले, ना छोड़ बाबा हो, आराम से खाली देखो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आंसर का हिंदी इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा ना, इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखना, पहला सवाल है तुम्हारा मेरे भाई, ठीक है। एक एक चीज़ को बारीकी से करेंगे, बस आप बने रहो इस चैनल से, इस जगह से। पहला सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है। यानी उसने कहा था, जो आपका ये चैप्टर है ना, एक कहानी है, ये कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी कहानी के कितने भागों में युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से आंसर देखते हैं, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, आराम से खाली सुनो। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरे कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी इस पूरे कहानी में युद्ध के बारे में 3 जगह बताया गया है, ठीक है। 3 भागों में युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, और दूसरे और तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। में है मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी, मर नहीं, में है, ठीक है। तो में कर लेना, और युद्ध का दृश्य है। युद्ध का क्या है? दृश्य है। यानी कौन कौन भाग में? दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है, जो कि 3 भाग था ना, युद्ध के बारे में बताया गया था। चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर का, फिर इसके आंसर की ओर चलेंगे, ठीक ना। कहानी के मुख्य पात्र की एक सूची तैयार करें। यानी कि इस कहानी में कितने लोग हैं, कितने लोगों के बारे में बात करी गई है, उन सारे लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या क्या उन लोगों का नाम था। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कहानी में मुख्य पात्र के अंदर कौन कौन लोग थे। वैसे तो कहानी के कई पात्र हैं, वैसे तो कहानी के कई पात्र हैं, परंतु मुख्य पात्र हैं, उनकी सूची निम्नलिखित है। यानी देखो अनेक है, जैसे लहना सिंह हो गया, सूबेदार हो गया, ठीक है, सूबेदारनी हो गई, बोधा सिंह हो गया, अत्तर सिंह हो गया, मान सिंह हो गया, और उसके बाद वजीरा सिंह हो गया। सब नाम याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो, सबसे पहले हमने बताया लहना सिंह, उसके बाद हमने बताया सूबेदार, उसके बाद हमने बोला सूबेदारनी, सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी, ठीक है। चलो, बोधा सिंह और अतर सिंह, एक मान सिंह और एक वजीरा सिंह, वजीर नहीं वजीरा सिंह। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। अगर नोट्स बना रहे हो तो भाई बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, तीसरे नंबर की सवाल की ओर चलते हैं। और तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। अरे लहना सिंह मुख्य पात्र था इस कहानी का, लहना सिंह के बारे में ही तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। हिंदी अर्थ मैंने समझाया था यार, लहना सिंह के प्रेम कहानी, लहना सिंह का युद्ध के बारे में, लहना सिंह कितना वीर था, कितना बलशाली इंसान था, ठीक है। तो देखो लहना सिंह के बारे में हम लोग क्या क्या बताएंगे। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, हिम्मत वाला सिपाही थे, और इस कहानी के प्रमुख पात्र भी थे। प्रमुख पात्र एवं नायक थे। क्या थे? प्रमुख पात्र एवं नायक थे, पात्र है। लेखक कहानी में उसकी चरित्र को पूरी तरह से उभारा है, यानी लेखक ने लहना सिंह के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। कहानी में उसके चरित्र के निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है, यानी इस कहानी में अनेक तरीके के चरित्र के बारे में बताया गया है, अनेक तरीके के बारे में बताया गया है कि लहना सिंह कैसा था, क्या था, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था, एक प्रेमी था भाई, सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके मन में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था, यानी बचपन में जब वो 12 साल का था ना, तभी उसको एक लड़की से प्रेम हो गया था, और उस लड़की का उम्र 8 साल था। याद रखना, लहना सिंह जिससे प्यार किया 12 साल की उम्र में, उस लड़की का आयु 8 साल था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने अपने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। लहना सिंह ने शादी नहीं की, अपने दिल में बसा के रखा उसे, जिससे उसको मोहब्बत हुआ था, प्यार हुआ था। सोचो, प्यार किया था भाई, खिलवाड़ नहीं किया था, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं लहना सिंह के बारे में, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भाई सीखने को मिल रही है, शायद आप भी सुधर जाओ। ठीक है, लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति था, यानी कि बिल्कुल भी डर नहीं था उसके मन में। तो पूरे युद्ध को पूरी तरह से समझकर भाग लिया था, यानी उसने युद्ध को पहले समझा था तब उसमें भाग लिया था। आर्मी ऑफिसर था ना, फ्रांस में गया था ना लड़ने अंग्रेज की तरफ से। यार एक एक चीज़ें याद रखा करो। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और अपने बेटे की प्राणों की रक्षा करने की बात कहती है। किससे? लहना सिंह से। लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए वह अपने प्राणों की आहुति दे दिया। यानी लहना सिंह ऐसा इंसान था जो सूबेदारनी बोलती है, जो उसकी प्रेमिका थी उससे बोलती है, लहना सिंह से। उसकी शादी सूबेदार से हो चुकी थी, तो सूबेदार और सूबेदार के बच्चों की रक्षा करने के बारे में बोलती है लहना सिंह से। और लहना सिंह अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बट उसकी रक्षा करता है, उसकी सुहाग की रक्षा करता है और उसके बेटे की भी रक्षा करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से आप खुद से स्टोरी बना के लिख सकते हो, तो इसलिए बोलता हूँ लाइन बाय लाइन चीज़ें मेरे से करो। पाठ से लहना सिंह और सूबेदार के संवादों को एकत्रित करें। चलो ये सवाल हम लोग देखते हैं। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद हैं जो लिखा गया है, बचपन का संवाद है, यानी कि जब लहना सिंह 12 वर्ष का और लड़की जो थी 8 वर्ष की थी तब का ये संवाद है, और अच्छे से देख लो। ठीक है, बाजार में मिला करते थे, है ना मेरे भाई। चलो कैसा संवाद है देख लो, इसको रट लेना, है ना। तेरा घर कहाँ है? लड़का सवाल करता था, लड़की बोलती थी मगरे में है। और तेरा कहाँ है? माझे में है। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़की बोलती है कि अतर सिंह के बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। फिर लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ ही हूँ, उनका गुरु बाजार में है ना। गुरु बाजार में मतलब घर है। ठीक है, चलो। इतने में दुकानदार और लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, लड़के ने मतलब दुकानदार से इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुर्माई हो गई है? तो यहाँ पर डैश 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 के मतलब दुकानदार के बाद कोई शब्द आएगा। फिर उसका लड़का लड़की से सवाल करता है कि बता तेरी कुर्माई हो गई है, तेरी सगाई हो गई है? और इस पर लड़की आंख चढ़ाकर धात का कर चल जाती है, आँखें चढ़ा लेती है, धात करती है। दत्त तरीके समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये संवाद थे और इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट में ले लो, है ना। कोई चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अगला सवाल है आपका 5 नंबर का। कल देखो नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ भालू, वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया क्या हुई, है ना। ये बातें जब लहना सिंह सुनता है तो उसकी एक्शन क्या होती है, प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ अपने सूझबूझ खो बैठा। लहना सिंह जब ये बात सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाती है और अपना सूझबूझ यानी शक्ति समझने वाली खो बैठता है। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल देता है, एक खोमचे वाले की खोमचे को बिखेर दिया। ठीक है, जब रास्ते में आ रहा था तो एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले की खोमचे को बिखेर दिया, और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, और ना जिसने उसे अंधा कहा, है ना, जिसे वो टकराया, जिस औरत से टकराया, जो औरत पूजा करने जा रही थी, उसने इसे अंधा कह दिया। ऐसे करते करते घर पहुंचा था, इतने गुस्से में था भाई, सूझबूझ अपना खो बैठा था, बस चले जा रहा था रास्ता में। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल है जो कि 6 नंबर का सवाल है आपका। जड़ा क्या है? मौत है, और अमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा इस कथन का क्या आशय बताता है? तो इस कथन का क्या आशय है उसको बताना है, जो मुरब्बे नहीं मिला करते अमोनिया से मरने वाले को। तो इसके अर्थ को समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले 2 लाइन समझ लेते हैं। वजीरा सिंह को इस कथन का आशय यह है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है। जहाँ ये लोग युद्ध कर रहे थे तहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी, है ना, ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। ठीक है, जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। अब लड़ने गए हो, प्रॉपर स्थान मिलेगा वहाँ पर मरने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से रिलैक्स। अरे भाई युद्ध चल रहा है, अमोनिया हो गया है, अब कैसे बचोगे, कैसे क्या होगा, कहाँ आस्तीर से जाके मरोगे। तो वहीं इनका कहने का तात्पर्य था कि अच्छे से लोगों को ज़मीन भी नहीं मिल रही है, मतलब मर भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा इस तरह से रिएक्शन करके पढ़ाता हूँ ना, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भेज दो अपने दोस्तों भी, और कहोगे तू भी सब्सक्राइब कर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा होगा। और अगला सवाल है आपका 7 नंबर का।
कहती है तुम मेरे राजा हो, है ना, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यानी वजीरा जो एक कथन है कह रहा है, ये जो शब्द है कि वो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इस कथन में क्या आशा है आपको बताना है ना मेरे भाई, संकेत किसकी ओर बताना है। कहती है मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसकी ओर संकेत है, तो फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। अच्छे से याद रखना, बस एक ही लाइन का आंसर था, ठीक है, बस एक ही लाइन का आंसर था और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको बताता हूँ, कहाँ ऑब्जेक्टिव कहाँ सब्जेक्टिव। लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? यानी कि जो लाना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी आया था ना, वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। लाना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हैं, वे पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। वो बात कहता था, वो मतलब वो पंडित हैं, और पंडित है ना, वो पढ़ लिख कर और विमान यानी उड़ाने वाला, जो पहले ज़माना में विमान, जहाज़ की जगह पे जो विमान होता था, वो चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तो इस तरह से कहकर जो तुर्की मौलवी था वो बहकाया करता था लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एंड 9 नंबर का सवाल है मेरे भाई, और सवाल को सुनो क्या कह रहा है। लाना सिंह, यहाँ पर लाना सिंह है, देख लो ऐसे भी देता है कभी कभी, इसलिए मैंने 2 तरह से लिख दिया। लाना तो आपको पता ही है कैसे देगा। लाना सिंह का दायित्व, बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृढ़ीय हैं, इस कथन का पुष्टि करना है। तो इसको पुष्टि करके बताना है, तो चलो मैं कर देता हूँ। हम पुष्टि कर देते बानी भाई लोग, अच्छे तरीके से देखा जा, बिहार में मचावा जा, वीडियो को शेयर कर जा, लाइक कर जा, ठोक दा जा रहा अच्छे तरीके से। ये सत्य है कि लाना सिंह का दायित्व, बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृढ़ीय है। लाना सिंह जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिल तारीफ है। यानी कि लाला सिंह को जो दायित्व मिला था वो अच्छे तरीके से निभा रहा था मेरे भाई, तो उसका जो जज्बा था ना वो काबिल तारीफ था ना, काबिल तारीफ है। क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और अपने बेटे की जान की बचाने की भीख मांगी थी। वो जो लड़की है 8 वर्ष की, शादी हो जाती है, सूबेदारनी बन जाती है, सूबेदार से शादी होते ही वो आंचल पसार कर भीख मांगती है लाना सिंह से कि मेरे पति और मेरे बेटे की प्राणों की रक्षा करना। लाना सिंह से और बहादुर तथा वीर लाना सिंह ने अपने जान की परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचा दी। अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी प्रेमिका की बात सुन ली और उसके पति और उसके बेटे की जान बचा दी। सोचो किस लेवल का मोहब्बत था, ठीक है। और एक तुम सब हो, अभी देखो अभी और है, कहाँ भाग रहे हो, उतना भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, बचाई थी। इतना ही नहीं, लाना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। लाना सिंह किस पद पे था? जमादार के पद पे था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो याद रख लेना, ठीक है। लाना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए पलटन साहब ने सोचा कि लाना के फौज में शामिल होकर लाना की फौज को ही बम से उड़ा दूं। यानी एक जो पलटन साहब थे ना, एक धोखेबाज पलटन साहब थे, ठीक है, नकली वाले थे जो कि घुस गए थे, है ना, लाना के ग्रुप में, और सोचे कि हम बम फेंक के उन सबको ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। लाना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लपटम साहब को दबोच लिया। यानी लाना ने इसे पकड़ लिया कि भाई ये डुप्लीकेट है, नकली है, इसे पकड़। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से जंग को जीता भी, ठीक ना। तो अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अभी और है, कहाँ भाग रहे हो, देखो सब चीज़ देख लो, है ना। 10वां नंबर का सवाल है तुम्हारा, 10वां नंबर का प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है आपको। प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है। देखो सवाल क्या है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यानी मृत्यु जब इंसान की आने वाली होती है ना, इंसान सब चीज़ सोचने लगता है, क्या गलती करा है, क्या अच्छाई करा है। तो जितनी गलती करता है ना वो सब सामने करतूत आने लगता है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। समय की तो टेंशन नहीं है, अब मरने वाले हैं, तो एक एक चीज़ याद आती है ना। चलो इसका आंसर अच्छे तरीके से देखते हैं एंड टोटल चीज़ें समझते हैं मेरे भाई कि इसका आंसर क्या है, हम कैसे आंसर दे सकते हैं। ध्यान से देखो, लैंग्वेज पकड़ो, अपने से भी लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है।
जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। यानी लहना सिंह जब मरने वाला होता है ना, तो अपने 12 वर्ष की उम्र वाली चीज़ें याद आने लगती हैं। ठीक है, अमृतसर के चौक पर है ना, दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुड़माई हो गई है, जिससे वो सवाल किया करते थे, जो धक्का कर देने वाली जवाबें उनको भाग गई थी, बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उसी की लड़ाई याद उन्हें ज़्यादा आ रही थी। जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होने लगते हैं और समय की धुंध बिल्कुल भी उन पे से हट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये तो भाई प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो हर के जीवन में होती रहती हैं। देखो 11 नंबर का सवाल है मर्म स्पष्ट करें, और इसमें 2 सवाल हैं टोटल मेरे भाई। ठीक है, क और ख नंबर का सवाल है। क नंबर के सवाल देखते हैं। आपके हाथ में आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिसे महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो इस सवाल का मर्म स्पष्ट करना है, यानी कि डिटेल में बताना है, और ध्यान से देखिएगा कि चाचा भतीजे की क्या बात हो रही है आम के साथ। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। अवस्था में वो अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है, यानी कि भविष्य में क्या होगा, अतीत में क्या हुआ था, उन सब चीज़ों को लेकर वो उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटना याद आती है, यानी बीते हुए समय में जो घटना हो गया है वो चीज़ें याद आती हैं, तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती हैं, यानी कि भविष्य में क्या होगा सोचकर भी बेचारा हिल जाता था। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है, यानी इसी सोचते हुए वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने भतीजे का जन्म हुआ था, यह आम का पेड़ भतीजे के बराबर है। तो एक कल्पना है जो कि वो वजीरा सिंह को सुनाता है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, और अगला भी ज़्यादा टफ नहीं है। ख नंबर का सवाल देखो। ठीक है, और घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ये बात लहना सिंह कहता है सूबेदारनी को बताने के लिए सूबेदार से, कि तुम जब घर जा रहे हो तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो बोला था आंचल पसार के, वो मैंने भाई उसके वादे को रखा, लाज रखा और मैंने वो कर दिया। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को दायित्व सौंपा था कि उसने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करनी है ना, उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करनी है। उन दोनों की जान बचाकर पूरा किया, यानी कि लहना ने उन दोनों का जान बचा दिया और अपना वादा पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना ने कहा उनसे कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, यानी सूबेदारनी ने जो मुझसे कहा था मैंने वो चीज़ें कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। एंड 12 नंबर का सवाल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, सवाल पहले देख लो कि सवाल क्या है। उसने कहा था क्या केंद्रीय भाव क्या है, यानी उसने कहा था जो चैप्टर है इसने केंद्रीय भाव क्या है। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह के उस लड़की के बचपन में कई बार एक ही बातें कहे ना, कौन सी बातें, तेरी कुड़माई हो गई है ना, पूछती थी कि तेरी कुड़माई हो गई है। ठीक है, पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, और लड़की धात कहकर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और वह प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना समझकर निभाया और अपनी प्राणों तक की आहुति दे दी थी उसके उसके बेटे और पति की जान बचाने में। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसर। अपना MK ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से एंड मचा देना है इसमें जाकर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में भी आपको मिलेंगी, डेमो में भी मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स सब चीज़ें मिलेंगी। एंड बहुत जल्द मैं कुछ आप सभी के लिए बड़ा लेकर आने वाला हूँ। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होता है मचा देते हैं हम लोग। ठीक है, सब चीज़ दे दूँगा फ्री में। बेस्ट ऑफ लक।
क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़ने वाले, किसी भी चैप्टर में छोड़े क्या मेरे भाई? नहीं छोड़े ना, और छोड़ेंगे भी क्यों मेरे भाई? मेरा काम है आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, अच्छे तरीके से तैयार करना, तो मैं आपको बेहतर तरीके से तैयार करूंगा ना, ताकि आप नाम रोशन कर पाओ यार, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है कि सिर्फ राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो वो जो राइफल रखते थे ना, बंदूक अपने पास रखते थे, उसका नंबर आपको बताना है। तो उसका नंबर था 77। कितना नंबर था मेरे भाई? 77 नाम था। देखो एक चीज़ याद रखो अपने लाइफ में, अगर कहीं भाग रहे हो तो सिर्फ ध्यान वहाँ होना चाहिए। अभी आप याद कर रहे हो ना, तो सिर्फ ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। तो बंदूक का, राइफल का नंबर कितना था मेरे भाई? 77 नंबर था। उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखना। तेरी कुड़माई हो गई है कहानी के किससे संबंध है? यानी कि ये किस चैप्टर में बात करी गई है? तो उसने कहा था कि अंदर बात करी गई है। लहना सिंह लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, याद रहेगा ना, 12 साल का लड़का होता है और लड़की होती है 8 साल की। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक बार चीज़ें सुनोगे, एक एक चीज़ याद होगा। मैं हूँ ना, बिल्कुल नहीं आपको डरना है, ठीक ना। एक एक चीज़ को प्रिपेयर करके चलना है। किस पाठ में यह उक्ति आई है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। ये जो लाइन है ना, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, ये कौन से चैप्टर में बात करी गई है? तो उसने कहा था चैप्टर में बात करी गई है। और ये याद किसको आ रहा था? लहना सिंह जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तो उसे एक एक करके सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, अपनी सारी बातें याद आती हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के दे देगा कि किसको याद आ रही थी, तो लहना सिंह को याद आ रही थी। अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है ना। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताना है आपको। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताना है, ठीक है। तो देखो, कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपकारी, ये उनके द्वारा थी। मरेसी मोहिक उठाओ और पुराड़ी हिंदी, ये भी पूरा। और वेवनाम है ना, देवानाम, सॉरी देवानाम प्रिय भी उन्हीं के द्वारा थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, क्योंकि सब चीज़ें उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, सब निबंध उनके द्वारा ही, गुलेरी जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको याद हो गया होगा। गुलेरी जी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूरा नाम, जो कि उसने कहा था कि लेखक थे, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन का काम किया था? प्राचार्य विद्या पर तो किया ही था, इतिहास पर किया ही था, है ना, पुरातत्व पर किया था, भाषा विज्ञान पर किया है, सामाजिक विषय पर भी किया है। यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाएगा सभी। इन सभी के ऊपर उन्होंने लेखन का काम किया था, ठीक है मेरे भाई। एक एक चीज़ याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए बोलता हूँ, देख लेना। अभी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट, बस बने रहो, ठीक है। सारी चीज़ें दिखा दूंगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, गुलेरी जी ने किन पत्रिकों का संपादन किया है? बताना है आपको, किन पत्रिकों का संपादन किया है? तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखो, समालोचन और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका उनके द्वारा लिखा गया था, संपादन किया गया था। उसके बाद इनमें से कोई भी नहीं, धर्म युग नहीं, साप्ताहिक नहीं, वगर्थ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही, समालोचन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई, एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से हम लोग करेंगे। 7 नंबर का सवाल है आपका कि उसने कहा था, ठीक है। क्या सवाल है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये किस प्रकार की कहानी है? यह चरित्र प्रधान कहानी है। एक ऐसा कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी है, ठीक है। याद रहेगा ना, उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी है। अगला सवाल है जो कि 8 नंबर का सवाल है मेरे भाई। देखो, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं आपको बतानी है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं? तो इस कहानी की देखो, दिव्य प्रेम कहानी, हाँ प्रेम के बारे में बात किया गया है, युद्ध के बारे में बात किया गया है, और प्रेम के बलिदान के बारे में भी बात किया गया है। तो इस चैप्टर में तीनों की बात करी गई है, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर को बोलता हूँ ना, लाइन बाय लाइन चीज़ें करो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें करा रखी है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है मेरे भाई? एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन करो ना। अभी आप कर भी रहे हो, अगर आप, ठीक है, और ध्यान से कर रहे हो, तो भाई जो बना है वो पाएगा, जो नहीं बना है वो क्या पाएगा? बताओ। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम बताना है। गुलेरी जी के प्रमुख कहानी के नाम बताना है। सुखमय जीवन उनके द्वारा लिखा गया था, बुध का कांटा भी उसने कहा था भी। ये तीनों चीज़ें, तो सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, सभी ऑप्शन हो जाएगा। इसका मैं PDF आपको दे दूंगा अपना MK ऐप के ऊपर, टेंशन मत लेना, ठीक है।
देखो, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती कब प्रकाशित हुई थी। जो सरस्वती है ये कब प्रकाशित हुई थी आपको डेट बताना है। तो इसका डेट क्या था, 1915 जून को। कब, 1915 जून को प्रकाशित हुई थी सरस्वती, याद रखना ये है ना, एक पत्रिका थी। चलो अगला सवाल है जो कि 11 नंबर का सवाल है और इसे अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो मूल निवास स्थान बताना है तो गुलेर गांव था, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश राज्य था। चलो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपके मन से, है ना। एक भी डाउट है मेरे भाई? नहीं, एक भी छोड़ूंगा भी नहीं, इसलिए बोलता हूँ ना, बस खाली सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता दो, क्योंकि लाइन बाय लाइन चीज़ें कहाँ मिलेंगी, सिर्फ अपना एम के चैनल पर मिलेंगी। ठीक है जी। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन 12 सितंबर 1922 को हो गया था। निधन यानी कि मृत्यु, क्या मेरे भाई, निधन हुआ था। कब निधन हुआ था आपको बताना है, फटाक से आंसर दो। चलो 12 सितंबर 1922 को, ठीक है। एंड अगला सवाल है जो कि अगला सवाल है, देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, स्थान का नाम बताना है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जयपुर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो ये जगह का नाम है जयपुर मध्य प्रदेश। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। एंड 14 नंबर का सवाल है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ये किस वर्ष की रचना है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो 1915 में प्रकाशित हो गई थी, 1915 की रचना है, उसने कहा था। जो आपका चैप्टर है 1915 में लिखा भी गया था और छप के बाहर भी आ गया था। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से कराया, ठीक है। चलो देखो आगे, उसने कहा था कहानी शीर्षक का रचयिता कौन है। अरे यार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको लिखा है। सिंपल सा सवाल था, एकदम हलवा वाला सवाल था, ठीक है। तो एक एक सवाल हलवा वाला डालेगा, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेके चलनी है। उसने कहा था पाठ में किस महीने का नाम आया है। तो इस चैप्टर में आपको बताना है, ठीक है। तो आषाढ़ महीने का नाम लिया गया है। अगर आप ध्यान से सुनोगे सारी चीज़ें तो आप रिकॉल कर पाओगे। एंड अगला सवाल है जो कि 17 नंबर का सवाल है, गनीम शब्द का अर्थ क्या होता है। गनीम शब्द का अर्थ आपको बताना है। जो गनीम शब्द आपको दिख रहा है, इस गनीम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है मेरे भाई, गनीम शब्द का अर्थ होता है दुश्मन, याद रखना। गनीम शब्द का अर्थ क्या होता है, दुश्मन होता है। एंड 18 नंबर का सवाल है कि परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, वाक्य की प्रकृति बताना है कि परसों रिलीफ आ जाएगी, इस वाक्य की प्रकृति बताना है ग्रामर के अंदर कि ये चीज़ें क्या है। तो संयुक्त व्यंजन है। चलो संयुक्त है, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। अगला जो कि 19 नंबर का सवाल है कि नमक शब्द का विशेषण बताना है। किसका, नमक शब्द का विशेषण बताना है मेरे भाई। नमक शब्द का जो विशेषण होता है वह होता है नमकीन, ठीक है। यानी कि विशेषता बताओगे तो नमक को क्या कहोगे कि नमकीन है, तो यही तो विशेषता बताओगे ना। चलो विशेषता कैसे बताया जाता है, इसी तरह से बताया जाता है। अगला सवाल है, सूबेदारनी ने लहना सिंह को क्या कार्य दिया था। पति तथा बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बातें कही थी, अपने आंचल पसार कर, ठीक है। लहना सिंह से बोली थी कि मेरे पति और मेरे बेटे, इन दोनों की प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। अरे यार सिंपल, सूबेदारनी के बात रखने के लिए, है ना। सूबेदारनी ने कहा था ना मेरे पति और मेरे बेटे की जान की रक्षा करना, तो इसीलिए, ठीक ना। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 22 नंबर का सवाल है आपका, ठीक है मेरे भाई। खाई में कितने जर्मनी ने हमला किया था। खाई में कितने जर्मनी ने हमला किया था। तो जर्मनी के जो लोग थे वो 70 को लोग थे, 20 थे। कितने, 70 थे, याद हो गया होगा। जर्मनी 70, जर्मनी 70, जर्मनी 70। अगला सवाल है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा एंड आएगा भी, क्यों नहीं भाई, एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं। लहना सिंह लपटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था। किस जिले में गया था, तो जगाधारी जिला था, जगाधारी जिला में गया था, याद हो गया होगा। जगाधारी जिला में शिकार करने गया था, ठीक ना।
अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 25 नंबर का सवाल है आपका। कौन? 25 नंबर का। लापटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 10 गो। कितने आदमी? 10 आदमी खंडक में छोड़ने के लिए जाते हैं। अगला सवाल जो कि 26 नंबर का सवाल है कि लहना सिंह अपना कंबल किसे उड़ाता है? लहना सिंह जो है अपना कंबल, बताओ कंबल किसे उड़ाता है? तो लहना सिंह जो है अपना कंबल उड़ाता है बोधा सिंह को। किसको उड़ा देता है? बोधा सिंह को अपना कंबल उड़ा देता है। अगला सवाल जो कि 27 नंबर का सवाल है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न पूछता है? तेरी कुड़माई हो गई है? यानी कि वो जो 12 वर्ष का लड़का होता है 8 वर्ष की लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी सगाई हो गई है। ठीक है, क्या पूछता है? तेरी सगाई हो गई है। एंड अगला सवाल देख लो, उसके बाद ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लहना और लड़की कहाँ मिले थे? लहना और लड़की कहाँ मिले थे मेरे भाई? तो लहना और जो लड़की थी ना वो मिले थे, बताओ कहाँ पर? चलो 28 का ऑप्शन नंबर फटाक से बताओ, क्या मिले थे? दुकान पर एक मिले थे। कहाँ मिले थे मेरे भाई? दुकान पर मिले थे। ठीक है, चलो अगला सवाल है, लहना और लड़की कहाँ मिले थे? दुकान पर, याद रखना। ठीक ना। एंड अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी गुलेरी जी की नहीं है? तो गुलेरी जी की कहानी नहीं है, इसमें बात कर रहा है। सुख में जीवन है, भूत का काटा है, उसने कहा था है। पूरब की रात नहीं है, तो देखने से ही लग रहा है। ठीक है, पूरब की रात इसमें नहीं है। तो आपको सब याद होना चाहिए कहानी का नाम, तब ना आप ऑप्शन पकड़ पाओगे कि कौन है और कौन सा नहीं है। और लास्ट सवाल है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन को हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 को हुआ था। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा ये लेक्चर, मज़ा आया होगा। एंड आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, सब आएंगे फेंकेंगे चल जाएंगे, लाइन बाय लाइन चीज़ें लो, मज़े से पढ़ाई करो एंड मचा दो। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बवाल मचा देनी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।